तो स्वागत है आपका और एक संडे विद सुपर बैटल में। और आज की वीडियो की लास्ट में मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। चैनल से रिलेटेड नहीं है, गेमिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप गेम खेलते हो स्पेशली पबजी तो वो अनाउंसमेंट सुनकर जाना। तो आज के क्वेश्चन है ये, और सबसे पहला क्वेश्चन है पेपर पॉट से रिलेटेड। तो एंड गेम में पेपर को फाइट करने की ट्रेनिंग किसने दी? अब ये क्वेश्चन पर अटेंशन देने की ज़रूरत तो है, क्योंकि पेपर ने फर्स्ट टाइम कोई बैटल की है और वो नियरली टोनी जितना अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब ऐसा नहीं है कि पेपर स्टार्क इंडस्ट्री की सीईओ है तो उसे फाइट करना नहीं आता होगा। आयरन मैन 3 में ये बंदी मार्केट को नॉकआउट कर चुकी है और इसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन तब एक्सट्रीमिस्ट ने पेपर पॉट्स की बॉडी की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को एनहांस कर दिया था। लेकिन जब बात आती है एंड गेम की तो यहाँ पर पेपर मार्क 49 में तो थी, लेकिन जो फाइटिंग टेक्निक थी वो पेपर के नहीं बल्कि फ्राइडे के थे। अब हम सबको पता है कि आयरन मैन के आर्मर्स में फ्राइडे नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, और सिविल वॉर में हम देख चुके हैं कि कैप्टन को बीट करने के लिए फ्राइडे ने उसके मूव्स कॉपी किए और उसे बिना किसी प्रॉब्लम के 1v1 बैटल में बीट कर दिया। और ऐसा ही एंड गेम में हुआ। पेपर पॉट्स बस फ्राइडे को ऑर्डर दे रही थी, बाकी फ्लाइंग स्पीड को एडजस्ट करना, रिपल्सर और यूनिबीम को प्रोजेक्ट करना, स्पाइडरमैन को बीच हवा में बचाना, ये सब फ्राइडे का काम था। इन शॉर्ट पेपर को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी थी, बस फ्राइडे की वजह से वो बैटल में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी। जब एंटमैन जायंट मैन बन जाता है तो क्या वो स्टॉर्म ब्रेकर को हैंडल कर सकता है? अब म्यूनर की तरह स्टॉर्म ब्रेकर पर कोई वर्दीनेस के एन्चेंटमेंट नहीं लगी है, जिसका मतलब कोई भी बंदा जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ है वो स्टॉर्म ब्रेकर को उठा सकता है, और जायंट मैन खुद को बड़ा करके स्टॉर्म ब्रेकर को उठा सकता है। लेकिन अगर स्टॉर्म ब्रेकर को जायंट मैन पर फेंक के मारे तो जायंट मैन उसे बीच हवा में नहीं रोक सकता। ऐसा करने के लिए जायंट मैन को हेला जितनी स्ट्रेंथ चाहिए कम से कम। क्या मार्वल कर्स को फ्यूचर मूवीज़ में यूज़ कर सकते हैं? तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो नहीं, क्योंकि डार्क एल्फ का किस्सा थॉर द डार्क वर्ल्ड में ख़त्म हो चुका है और कर्स भी डार्क एल्फ रेस से बिलोंग करता था। कर्स के वापस आने की चांसेस ना के बराबर है। लोकी ने कर्स को मार दिया मूवीज़ में, लेकिन कॉमिक्स में कर्स थॉर का दोस्त बन गया था। लेकिन रैग्नारोक के टाइम पर वो भी मारा जाता है और उसके बाद वो कॉमिक्स में भी अपीयर नहीं हुआ। और अगर कर्स को वापस लाना है तो वो थॉर की स्टोरी में आएगा, लेकिन थॉर 4 मूवी अनवर्दी थॉर की स्टोरी लाइन पर बेस होने वाली है, जिसमें कर्स का दूर दूर तक कोई काम नहीं था। लेकिन हो सकता है कि लोकी सीरीज में कर्स का अपीयरेंस हो, क्योंकि थॉर 2 की स्टोरी एवेंजर्स के बाद की है और मेन यूनिवर्स में डार्क एल्फ तो मर चुके हैं, लेकिन अल्टरनेट टाइमलाइन में लोकी जिंदा है। तो हो सकता है कि लोकी सीरीज में हमें कर्स फिर से दिखाई दे, क्योंकि वहाँ डार्क एल्फ अभी भी जिंदा है। एंटमैन वर्सेस हल्क। तो मैं इस क्वेश्चन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि आज ही कवर कर लेते हैं। तो हल्क और एंटमैन दोनों ऐसे सुपर हीरोज हैं जिन्होंने लेवाइथन को एक पंच में नॉकआउट किया है। दोनों की स्ट्रेंथ की लिमिट वो खुद भी नहीं जानते, लेकिन अगर ये दोनों फेस टू फेस बैटल करें तो एंटमैन के पास साइज मैनिपुलेशन का एक एडवांटेज है। अब हल्क की बॉडी इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि एंटमैन फिजिकली उसे कुछ समय के लिए इरिटेट तो कर सकता है, लेकिन बैटल में बीट नहीं कर सकता। अगर एंटमैन को हल्क को फाइट में हराना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, जो है हल्क के ब्रेन में जाकर उसे डैमेज कर देना, क्योंकि फिजिकली तो हल्क हारने से रहा, लेकिन अगर हल्क के इंटरनल बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर दिया जाए तो एंटमैन हल्क को बीट कर सकता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एमसीयू में हल्क का हीलिंग फैक्टर सबसे फास्ट है नेचुरली। तो अगर एंटमैन हल्क के और डैमेज भी कर देता है तो वो हीलिंग फैक्टर से हील हो जाएंगे, लेकिन कुछ मिनट्स के लिए एंटमैन हल्क को नॉकआउट कर सकता है। लेकिन अगर बात करें जायंट मैन की, तो यहाँ पर भले ही जायंट मैन ने लेवाइथन को नॉकआउट किया हो, लेकिन वो हल्क को बीट नहीं कर सकता। जायंट मैन अब तक नियरली 90 फीट बड़ा हो चुका है और वो 100 फीट को भी सरपास कर सकता है, लेकिन जितना एंटमैन अपने साइज को बड़ा करेगा उतना ही वो स्लो हो जाएगा, और साइज बड़ा होने की वजह से जायंट मैन बहुत जल्दी थक जाता है और हल्क फेनरिस और सर्टर से लड़ चुका है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हल्क को कोई प्रॉब्लम होगी जायंट मैन को बीट करने के लिए। अब ये आज का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सुपर फैंस पूछ रहे थे कि थैनोस और एंटमैन फाइट करे तो क्या होगा। अब हल्क और थैनोस की बॉडी की ड्यूरेबिलिटी सेम लेवल पर है, और थैनोस के आर्मर की वजह से एंटमैन थैनोस को फिजिकली बीट नहीं कर सकता, लेकिन अगेन थैनोस के ऑर्गन्स को डैमेज किया जा सकता है, और एंटमैन श्रिंक होकर थैनोस के अंदर जाकर बड़ा हो जाए तो थैनोस को शायद ही कोई बचा सकता है।
और रही बात जायंट मैन वर्सेस थैनोस की, तो यहाँ पर थैनोस की जीतने के चांसेस बहुत कम है। थैनोस हल्क की तरह हाई जंप नहीं लगा सकता, जिसका मतलब थैनोस को ग्राउंड पर रहकर ही अटैक करना होगा। और थैनोस की स्वॉर्ड ने वाइब्रेनियम को काट दिया था, लेकिन जायंट मैन के लिए वो एक बड़ा खतरा नहीं है। और जैसे जायंट मैन ने कल ऑब्सिडियन को पिचका दिया, सेम अगर वैसा वो थैनोस के साथ करे तो थैनोस मर सकता है। वोंग कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो वोंग जो डॉक्टर स्ट्रेंज का साइड किक है वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन लॉजिकली वोंग नियरली डॉक्टर स्ट्रेंज जितना ही पावरफुल है। वोंग को एक टीचर और लाइब्रेरियन के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन वोंग का काम है एंशिएंट बुक्स को प्रोटेक्ट करना। वोंग को वो सारे स्पेल्स पता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को पता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में तो वोंग को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला था, लेकिन आई होप मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में हमें वोंग के कुछ एक्शन सीन्स देखने मिले। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि वोंग मिस्टिकली डॉक्टर स्ट्रेंज जितना ही पावरफुल है। क्या मार्वल फ्यूचर में आयरन मैन पर कोई मूवी बना सकती है? तो अभी मार्वल ने ऑफिशियली तो आयरन मैन से रिलेटेड कोई फ्यूचर प्लान रिवील नहीं किए हैं, लेकिन अगले 10 साल तक मुझे नहीं लगता कि कोई सोलो मूवी आयरन मैन पर बनेगी। सबसे पहले तो हमें आरडीजे वाला आयरन मैन देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आरडीजे को वापस लाया तो इन्फिनिटी सागा को बनाने में मार्वल को जो 10 साल लगे हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। और आयरन मैन की लेगेसी को बनाए रखने के लिए मार्वल एवेंजर्स 5 तक तो किसी आयरन मैन पर काम नहीं करने वाली है। मे बी आयरन हार्ट या आयरन लाइट आ जाए आयरन मैन को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन अगर आप इस उम्मीद में हो कि आरडीजे टोनी स्टार्क बनकर आयरन मैन का रोल वापस प्ले करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। हल्क बस्टर वर्सेस रेड हल्क, तो हल्क बस्टर एक आयरन मैन का बना आर्मर है जो स्पेशली हल्क को बीट करने के लिए बनाया गया था, और अगर हल्क बस्टर हल्क को हरा सकता है तो वो रेड हल्क को भी बीट कर सकता है। अब वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में हल्क बस्टर फेल हो गया था, क्योंकि तब हल्क काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन रेड हल्क के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। रेड हल्क इंटेलिजेंट है और वो हमेशा कैलकुलेट करके फाइट करता है, लेकिन रेड हल्क जितना गुस्सा होगा उतना ही उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और ब्लड गर्म होने की वजह से वो कमज़ोर हो जाएगा। अब अगर ये दोनों बिना प्रिपरेशन के साथ फाइट करे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रेड हल्क हल्क बस्टर को हरा दे, क्योंकि रेड हल्क को बीट करने के लिए हल्क और थॉर को साथ में काम करना पड़ा था। रेड हल्क की फिजियोलॉजी हल्क से कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसलिए बिना प्रिपरेशन के टोनी रेड हल्क की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा और आखिर में हार जाएगा। लेकिन अगर टोनी खुद को प्रिपेयर करके रेड हल्क से फाइट करने के लिए जाए तो 80% चांसेस है कि हल्क बस्टर विनर बन जाएगा। रेड हल्क को बीट करने के लिए हल्क बस्टर को बस उसे गुस्सा दिलाना है। जितना रेड हल्क गुस्सा होगा उतना उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो कमज़ोर होता चला जाएगा, लेकिन ऐसा करना काफ़ी हार्ड है, इसलिए हल्क बस्टर अगर डिस्टेंस रखकर रेड हल्क से फाइट करे तो ही अच्छा होगा। टोनी ने एंड गेम में एडिथ को यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि टोनी चाहकर भी एडिथ को यूज़ नहीं कर सकता था। एंड गेम की जो बैटल थी वहाँ आधे से ज़्यादा एलियंस थे, जैसे चित्तौरी, ब्लैक ऑर्डर, इटर्नल, एसगार्डियन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर, लेवाइथन और भी थे। अब ये सब क्लोज रेंज फाइट कर रहे थे। अब यह सिचुएशन ऐसी है कि टोनी एडिथ को यूज़ करता तो उसे ऑर्डर क्या देता? अगर टोनी ये बोलकर एडिथ को ऑर्डर देता कि थैनोस की आर्मी पर अटैक करो, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि एडिथ को पता ही नहीं होता कि थैनोस की आर्मी कौन सी है, और अगर एडिथ के ड्रोन्स अटैक करना शुरू कर देते तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो एवेंजर्स, एसगार्डियंस या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को टारगेट बनाकर मार देते। एडिथ टोनी पर तो अटैक नहीं करने वाली, लेकिन बाकियों का क्या? बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि टोनी के इस डिसीजन की वजह से टोनी के अपनों की ही जान पर बनाती, और यही रीज़न था जिसकी वजह से टोनी ने एडिथ को इग्नोर किया एंड गेम के फाइनल बैटल में। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अब आई होप आपको आज के संडे विद सुपर बैटल का एपिसोड पसंद आया होगा। अब अगर बात करें अनाउंसमेंट की, तो आप में से काफ़ी सुपर फैंस बोल रहे थे कि हमें एक साथ पबजी खेलना चाहिए। अब मैं इतना अच्छा प्लेयर तो नहीं हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना गेम आईडी दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाकर मुझे फ्रेंड बना सकते हो। और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी देने वाला था, लेकिन अभी के लिए इंडिया में पबजी बैन है, तो जैसे ही वो अनबैन होता है मैं आपको लिंक दे दूंगा और हम रूम कार्ड्स का यूज़ करके टूर्नामेंट खेलना शुरू कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और वो होने वाली है आयरन मैन के हाउस पार्टी प्रोटोकॉल के बारे में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।